आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम रसिया की लोकेशन देखेंगे, 2 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ देखेंगे जिससे आपकी पीवाईक्यूज़ की क्लियरिटी हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट ना रहे। आपका ऐसा छूटा हुआ कोई भी हरेला फेस्टिवल के बारे में देखेंगे और अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडिया ने कैसे अचीव किया है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी 50% अचीव कर ली फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं हमारे। देखो पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड रसिया ऑयल से। देखो क्या हुआ है रिसेंटली अमेरिका में एक बिल प्रस्तुत किया गया है मतलब प्रेजेंट किया गया। अब इस बिल में क्या बताया गया है कि अगर कोई कंट्री रसिया से ऑयल इंपोर्ट करती है, तो उसके ऊपर हम ड्यूटी लगाएँगे और बहुत ज़्यादा 500% ड्यूटी की बात कही गई है। ये बहुत ज़्यादा ड्यूटी है और इससे क्या होगा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है। यूएसए चाहता है हर कोई हमसे ऑयल ले, हमसे सजेशन ले, मगर ऐसा नहीं हो सकता। वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबकी सॉवरेनिटी है हर कंट्री की ऑटोनॉमी है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। नाटो जो संगठन है जो 1949 में स्टेबलाइज़्ड हुआ था और अमेरिका के द्वारा स्टेबलाइज़ किया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें ऐसी चीज़ें ये मिलिट्री अलायंस है मतलब मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि किसी एक पे अटैक अगर किया आपने, तो सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो इमर्ज होकर आ रही है, इससे वर्ल्ड ऑर्डर में क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है रसिया की लोकेशन। देखो रसिया की अगर लोकेशन देखोगे तो ईस्टर्न साइड में ये यूरोप से कनेक्ट करता है। किस तरह से देखो जैसे फ़िनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ आपको ये कंट्री यूरोप की देखने को मिलेंगी। नॉर्थ में अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएँगे, इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तो कुछ सी देखने को मिलेंगे जैसे वेरेंट सी। ये बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि क्या हुआ है रिसेंटली रसिया ने बहुत सारे रूट क्लियरिंग किए हैं ताकि यहाँ से शिप जा और आ सकें। तो ये चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। तो नॉर्थ से तो आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बेरेंट सी हो गया, कारा सी हो गया, लेप्तेव सी हो गया और ईस्ट साइबेरियन सी हो गया। इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। लगातार मैपिंग करेंगे, लगातार देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। ईस्टर्न साइड में देखोगे तो ये कम चटका प्लेट्यू है, पेनिनसुला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ सी ऑफ ऑक्सोब। यहाँ पर क्या होता है, सी ऑफ ऑक्सोब से ठंडी हवाएँ चलती हैं। ये करंट जो यहाँ से पास होती है और यहाँ आके मिलती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मछली पालन होता है, फिश पालन होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जापान कहाँ पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका ईस्टर्न साइड में बॉर्डर तो हमने देख ही लिया किससे मिलता है, मगर हम इसका साउथर्न साइड में देखेंगे तो चाइना से बॉर्डर यहाँ मिल रहा है। चाइना के बाद ये कज़ाकिस्तान से बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है। ब्लैक सी से इसका बॉर्डर मिल रहा है हमें साउथ वेस्टर्न साइड में और साउथर्न साइड में कैस्पियन सी से बॉर्डर देखने को मिल रहा है। लेक बैकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहती है। लेक बैकाल किस कंट्री में है? रसिया में है। अमूर रिवर रसिया और चाइना को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो ये अमूर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से होते हुए सी ऑफ जापान में गिरती है। ये फिजिकल मैप जो है इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेरेंट सी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कारा सी बहुत चर्चा में रहता है, ब्लैक सी बहुत चर्चा में रहती है, वोल्गा रिवर ओरिजिनेट होती है रसिया से और ये जाकर गिरती है कैस्पियन सी में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? कभी-कभी कह देता है वोल्गा रिवर जो है वो रसिया से इमर्ज होकर कैस्पियन सी में नहीं गिरती है, जबकि ब्लैक सी में गिरती है, वहीं गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन्स हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं हरेला फेस्टिवल। ये रिसेंटली बहुत चर्चा में था। हरेला फेस्टिवल क्या है? ये एक हरियाली से रिलेटेड फेस्टिवल है, जो कहाँ मनाया जाता है? हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, अभी हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट देखेंगे कि किस तरह से कौन-कौन सा पोंगल फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है या नहीं है, हरेला फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएँगी।
इसको स्टार्टिंग जो होता है, बिगिनिंग होता है मानसून सेशन से। जब मानसून की बारिश स्टार्ट होती है उत्तराखंड में, तब इसका स्टार्ट होता है। ये सोइंग सेशन में होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो कटाई के टाइम पर होते हैं। मान लो धान इतना बड़ा हो गया और इसमें बाली वगैरह सब कुछ आ गई है, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होंगे उन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलेंगे। मतलब हार्वेस्ट का सीजन आ चुका है, कटाई का सीजन आ चुका है। सोइंग सीजन में होता है, मतलब अभी हमने धान बोना स्टार्ट किया है, मेज़ बोना स्टार्ट की है, तो इसमें होता है। ये इको फ्रेंडली सिग्निफिकेंस शो करता है। किस तरह से इको फ्रेंडली सिग्निफिकेंस शो करता है? क्योंकि एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने के लिए हम रिप्लांटेशन करते हैं और स्कूल और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट एस्पेक्ट क्या है? देखो इसमें क्या है, लॉर्ड शिवा को और गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि इन्हें ग्रीनरी कहा जाता है और फर्टिलिटी ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस। मतलब जब सीड बोए जाते हैं तो 10 दिन पहले इस फेस्टिवल से सीड बो दिए जाते हैं। वो स्प्राउट हो जाते हैं, जैसे मेज़ के सीड, पैडी के सीड, वारले के सीड। अब उनको क्या किया जाता है, उन्हें एक एक इसे बॉक्स में रखा जाता है इस तरह से, और इस तरह से इसकी यहाँ पर पूजा होती है। तो ये जो सीड्स हैं, ये सीड्स के जो स्प्राउटेड पोर्शन है, उसको रखा गया है। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया है। इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया क्यों किया? क करने का क्या मतलब है? स्टेट गवर्नमेंट इस फेस्टिवल को प्रमोट करती है, लोगों से कोऑपरेशन करती है। कोऑपरेट लोगों के द्वारा जो कोऑपरेशन किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट से रिलेटेड पॉलिसी को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमने हरेला फेस्टिवल के बारे में जानी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा, इंडिया ने 50% जो है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कर ली है नॉन फॉसिल फ्यूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? जो वर्ल्ड में कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो बहुत जो है फॉसिल फ्यूल से आती है। अब देखो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं? देखो फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो एनवायरनमेंट को किसी तरह से प्रदूषित करते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया। कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। पेट्रोल से, डीज़ल से, जनरेटर से, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जैसे रिन्यूएबल, सोलर पैनल से एनर्जी बन रही है, तो आप सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं, बार-बार रिन्यू कर सकते हैं इसे, और इसके एनवायरनमेंट लॉस भी बहुत कम है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, नॉन फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। हाइड्रो पावर, आपने देखा होगा कहीं-कहीं बहुत बड़े-बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होते हैं, डैम बना होता है और डैम से पानी आता है, डैम से देखो, ये पानी आया डैम से, डैम के आगे यहाँ टरबाइन लगा होता है, ये नंबर ऑफ साइकिल से घूमता है, जब राउंड इसके एक क्लियर ऑर्डर में हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये विलेजेस को, इंडस्ट्री को दी जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से कितनी प्रोड्यूस करते हैं, और इंस्टॉल्ड पावर हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो 484.82 गीगावाट है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस सक्सेस के फैक्टर क्या हैं? देखो पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट आप जानते ही हैं, पीएम मोदी जी किस तरह से हमारे एग्रेसिव पॉलिसी रखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पॉलिसी में डायरेक्शन देते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंशन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आए। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। स्टेट लेवल पर बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे गुजरात में पार्क बनाए गए हैं। इसमें क्या है, जैसे रिन्यूएबल पार्क में क्या होता है कि आपके सोलर पैनल तो लगा ही जाएँगे, न्यूक्लियर से एनर्जी से रिलेटेड पार्क बनाए जाएँगे, विंड विंड से रिलेटेड पार्क बनाए जाएँगे, कोई जगह खाली है तो वहाँ विंड टरबाइन लगा दी जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। डिजिटल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? स्मार्ट मीटरिंग की गई है। स्मार्ट मीटरिंग का क्या मतलब है कि आप सोलर पैनल अब अगर अपने घर लगाते हैं, तो स्मार्ट मीटरिंग की सहायता से क्या होगा, जितना आप सोलर पैनल से बिल आ रहा है, वो आपका जो है मेन मीटर में घट जाएगा। उससे क्या होगा, आपके बिल जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से हम जो है इसमें प्रमोट कर सकते हैं इस चीज़ को, और आगे से आगे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है अनटचेबिलिटी।
अनटचेबिलिटी से। अनटचेबिलिटी के केसेस क्या है, अभी तक पेंडिंग है। 97% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और उनमें पेंडेंसी रेट अभी भी बना हुआ है। तो मेन पॉइंट यही है कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो सिविल राइट एक्ट 1955 है, ये कहीं भी आपको डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है। जैसे कहीं पर आपको खाना खाना है तो आपको मना नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन रिलीजियन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन सेक्ट, ठीक है। आपको स्कूल से नहीं मनाही नहीं हो सकती, मंदिर में जाने के लिए मनाही नहीं हो सकती। अब ये एफआईआर में भी डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब टोटल ये आर्टिकल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पुलिस के द्वारा अनटचेबिलिटी के केस रिजॉल्व नहीं किए जा रहे हैं। पेंडेंसी रेट जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे। देखो ये 2022 का पीवाईक्यू है, इससे आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पहला क्या चीज़ है, स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही इज़ एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल सही है। आप लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप जो है चुनाव प्रेसिडेंट का लड़ सकते हैं। ये बिल्कुल राइट पॉइंट है, तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल कट गया। दूसरा क्या है, ए पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ, बिल्कुल सही। भाई 35 ईयर की आपकी एज हो गई है तो आप एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, बिल्कुल राइट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, if a candidate elected unopposed as a president of India, he is declared elected by the Chief Justice of India। भाई कहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे पीआईबीआई क्यों आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ जो आपसे सॉल्व करा रहा हूँ, मगर जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। नेक्स्ट पीवाईक्यू देख लेते हैं, ये 2020 का है पीवाईक्यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, बिल्कुल गलत है। 3 मेंबर बॉडी है, आपको पता ही है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली जो है 1 मेंबर बॉडी थी, मगर बाद में इसमें 2 मेंबर और बढ़ा दिए गए थे, 3 कर दिए गए थे, फिर इसमें 1 मेंबर कर दिया गया, देन अगेन आप 3 मेंबर हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ए यहाँ से काट सकते हैं और डी काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर Home Affairs decide the election schedule for the conduct of election of लोक सभा एंड स्टेट असेंबली। क्या ये आपको सही है, बिल्कुल गलत है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है ना, डिसाइड करता है शेड्यूल के कब कहाँ इलेक्शन होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्या है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट और मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो पीवाईक्यू मैंने आपको डिस्कस किए, इसी तरह के क्वेश्चन मेरे द्वारा आगे भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 5 तक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अक्सर चर्चा में भी रहता है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट की बात हुई है यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 डिक्लेयर इंडिया to be a union of state primarily to protect unity and integrity of nation even if some state want to secede, बिल्कुल सही। देखो इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत, हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा गया इंडिया को, क्योंकि देखो यूएसए में फेडरेशन है, बहुत सारे स्टेट आपस में मिले और उन्होंने कहा कि हम एक कंट्री का निर्माण करेंगे, तो वो फेडरेशन है, उनके पास पावर है, वो सिसीड कर सकते हैं। मगर इंडिया क्या है, अदर स्टेट को मिला के बना है जो इंडिया से भाग रहे थे, जैसे प्रिंसली स्टेट। तो ये यूनियन है, मतलब आपको सिसीड होना आसान नहीं है, आपको सेंट्रल से राय लेना पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और तीनों सॉरी चारों में बिल्कुल सही दिया गया है। आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट
admit new state into the union but does not include alteration of boundary of existing। इसे बिल्कुल गलत है ये। आर्टिकल 2 के अंदर ही अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री है और न्यू स्टेट का एडमिशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो गया, तो हमारा ए कट गया यहाँ पर, केवल एक ऑप्शन कटा। आर्टिकल 3 अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री बट रिक्वायर कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव कंसर्न। बिल्कुल गलत है। आपको अगर न्यू स्टेट बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल सेंटर की डोमिनेंस होती है। तो तीसरा यहाँ से काट सकते हैं बी और डी काट सकते हैं, तो एक पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप से डील करता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, तो उस दिन ये आर्टिकल सिटीजनशिप की बात करता था और अभी भी एप्लीकेबल है सिटीजन राइट से रिलेटेड, और इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये आपको सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक मिलेगा। अब आप इसके आंसर देख लो। पहला क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है? तो नो राइट टू सेसेशन, मतलब आपके पास कोई राइट नहीं है आप इंडिया से अलग हो सकें। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था यहाँ पर। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट आर्टिकल एडमिट और स्टेबलाइज न्यू कर सकती है और एक्सटर्नल टेरिटरी को, मतलब एक्सटर्नल टेरिटरी का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 2 में आता है। मतलब मान लो किसी बांग्लादेश से हमने कोई भी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया है या सिक्किम को अपने इंडिया में इंक्लूड किया है 1975 में, तो ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। जबकि आर्टिकल 3 के तहत क्या होगा? अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चों को भूल जाते हैं। क्वेश्चन लाने का उद्देश्य यही है कि आपका स्टैटिक और करंट पोर्शन स्ट्रांग हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनोगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा चीज़ें एक दिन में कवर करोगे तो भूल जाओगे। नोट्स ज़रूर बनाएँ। आर्टिकल 3 रिक्वायर ओनली प्रेसिडेंट टू रिफर बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है? मतलब प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अगर बिल चाहे तो भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, वरना कोई बात नहीं है। कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। ये केस जो हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट की कंसेंट चाहिए ही चाहिए स्टेट को 2 भाग में बदलने के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, ट्रांजिशन फेज़ था, तो ट्रांजिशन प्रोविज़न आए थे, तो उस टाइम पे आया था। ये आज के केस में यूज़ नहीं होता है, मतलब यूज़ होता है, जबकि एक्ट को मॉडरेट या एक्ट को बदलने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए, एमसीक्यूज़ डिस्कस किए, बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।